पढ़ क्या रहे थे कल? हम्म। हाँ, शिलोंग पठार। आपको इंडिया का फिजियोग्राफी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो बता देंगे। हाँ, कहीं किसी विषय पर कोई दिक्कत हो तो उसको बता देना है कि दिक्कत हो कहाँ रही है, ठीक है? क्योंकि बहुत प्रेम से और बहुत गहरा पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो उसको निश्चित रूप से बता दीजिए कि क्या दिक्कतें हैं, किस प्रकार की समस्याएं आपको हुई, क्यों दिक्कत हुआ और कहाँ दिक्कत हुआ। हाँ, सबको बता देना है, सबके लिए है ये बातें, किसी एक के लिए थोड़े लागू होता है। हम्म। इंडिया का फिजियोग्राफी में कहीं दिक्कत हो तो बता दो, नहीं तो फिर आगे लेकर के चलेंगे हम। अभी तक में कोई दिक्कत है? हाँ? क्या हो गया, मिट नहीं रहा है विशाल बाबू? शिलोंग का पठार, शिलोंग प्लेटू। शिलोंग प्लेटू को हमने कहा था कि बहुत आसान चीज है शिलोंग। पिछली क्लास में समझा भी दिए थे शिलोंग पठार, याद है? कि शिलोंग पठार जिसकी तीन श्रेणियां हैं, कौन कौन? इसके तीन श्रेणियां हैं। इसमें थ्री हिल्स है, तीन हिल्स है, तीन श्रेणियां हैं। कौन कौन? गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। बोर्ड पर बने रहो। ये शिलोंग का पठार भी भारतीय प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर इंडिया का सबसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। इंडियन पेनिनसुलर का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, उत्तरी पूर्वी भाग है। यानी भारत का प्रायद्वीप कहाँ तक विस्तारित है? शिलोंग के पठार तक। इस शिलोंग के पठार में तीन श्रेणियां, पहली श्रेणी गारो, दूसरी खासी और तीसरी जयंतियां हैं। फटाफट देखना कि यही गारो, खासी और जयंतियां हैं। गारो, खासी और जयंतियां हैं। इस गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। नाम सुने हो क्या कभी? सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक है नोकरेक। सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक नोकरेक है, ठीक है? यहाँ एक जनजाति वास करता है, गारो जनजाति। किस जनजाति का वास है? गारो जनजाति का वास है। और गारो जनजातियों का आधुनिक भारत में बड़ा शानदार इंटरलिंक करके पढ़ना है कि पहली बार जब अंग्रेज अपना विस्तार कर रहे थे ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो सबसे पहले उन लोगों ने गारो जनजाति के लोगों से ही मिला था। अंग्रेजों का किस जनजाति के लोगों से पहला सामना हुआ था? तो गारो जनजाति के लोगों से ही सामना हुआ था। ये गारो जनजाति के लोग ही पहली बार ये स्लेश एंड वॉर्न एग्रीकल्चर या जो है रूपांतरित कृषि, हस्तांतरित कृषि या झूम कृषि की शुरुआत किए थे। पहली बार झूम कृषि की शुरुआत, जिसको अंग्रेजी में स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है, इसकी शुरुआत किसने किया था? गारो जनजाति के लोगों के द्वारा ही इसकी पहली शुरुआत की गई थी, ठीक है सबका? अब दूसरा आ जाते हैं खासी पहाड़ी पर, खासी हिल्स पर। ये ठीक है, खासी हिल्स पर। खासी हिल बड़ा जबरदस्त का हिल्स है। देखो, सबसे पहले तो खासी हिल्स का शेप आपको आना चाहिए कि खासी हिल्स का शेप क्या है, इसका किस प्रकार का शेप है। क्या कहोगे कि सर ये किपनुमा आकार का है? कैसा है? किपनुमा आकार का है, किप टाइप का है। किप देखे हो ना, वो जो तेल वगैरह डालते हैं ना, वो किपनुमा। तो किपनुमा आकार के है, जी हाँ, किपनुमा आकार का है, जी हाँ। मेरे भाई समझ लेना, इसको समझना बड़ी जरूरी है। जैसे ही यहां से बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, यहाँ गारो, खासी और जयंतिया इस खासी पहाड़ी पर पहुंचती है। खासी पहाड़ी पर पहुंचती है मानसूनी हवाएं, तो जा करके इस किपुआ में फंस जाती है, किपुए में फंस जाता है। किपनुमा है, इधर से हवा गया, हवा जा करके फंस गया। अब पास ही नहीं हो रहा है। पास नहीं होगा तो क्या होगा? उसी में चारों तरफ घूमना शुरू होगा, चारों तरफ घूमना शुरू होगा। और चारों तरफ घूम घूम करके
जितना होता है खूब धमाकेदार बरसा लेता है, और तब तक एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण वो हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती है, और जैसे ऊपर उफना करके उठना शुरू किया कि असम के खाड़ी शुष्क हो जाता है। वो मॉनसून में पढ़ाएंगे कि क्यों शुष्क हो जाता है। जयंतिया पहाड़ी भी, ये जयंतिया भी किस लिए फेमस है, तो जयंतिया जनजाति के नाम पर इसका भी नाम पड़ा है। तो मेघालय में 3, गारो, खासी और जयंतिया, यहाँ कोयला और यूरेनियम का निक्षेप किया जाता है। 2 चीजें मिलते हैं, एक कोयला और दूसरा यूरेनियम। इतने ही शब्दों के साथ इसको खत्म कर लेना है। आज पूरे पेनिनसुलर इंडिया को समाप्त करना है, इसलिए हमने बिना 1 मिनट डिले किए पहुंच गए कि आज खत्म कर देते हैं, ठीक है। कल से नई अध्याय शुरू होगी। लिखे लिखे 2 शब्द में लिखना। इसकी 3 मुख्य श्रेणियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। लिखते जाओगे, नई नोट्स बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लिख लिया है ना, बहुत अच्छी बात है। ये स्मार्ट स्टूडेंट का काम है, ठीक है। मेहनत तो सब करता है, लेकिन रिजल्ट तो स्मार्ट ही को मिल होता है ना। अब स्मार्ट चमड़ा वाला नहीं, उसका रहा होगा कि लगता है कि अब इसमें ऐश्वर्या राय को बैठना पड़ेगा, अरे वो वाला स्मार्ट नहीं। स्मार्ट आपकी सोच हो, स्मार्ट आपकी पढ़ाई हो, स्मार्ट आपका काम हो, वही वाला चलेगा, ठीक है। वो वाला स्मार्ट नहीं चलेगा। चलिए, गारो, खासी और जयंतिया। अब गारो पहाड़ी में लिखना, गारो पहाड़ी में, गारो हिल्स, गारो हिल्स, गारो हिल्स, गारो हिल्स। इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पिक, इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पिक, सबसे ऊंची चोटी क्या बोलोगे उसको, हाईएस्ट पिक। सबसे ऊंची चोटी क्या है, हाईएस्ट पिक। कौन सा है, नोकरेक है। हाईएस्ट पिक इज नोकरेक, नोकरेक, जी हाँ नोकरेक है, नोकरेक है, नोकरेक है। हाईएस्ट पिक कौन सा है, नोकरेक है, जी हाँ, इसका हाईएस्ट पिक नोकरेक है। वहीं पर नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगर पूछ लिया जाए कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, कहाँ है, मेघालय में। कौन पहाड़ी पर, गारो पहाड़ी पर। गारो की सबसे ऊंचा चोटी क्या है, नोकरेक है। हो गया, इतना ही तो पढ़ना ही है। दूसरा लिख लेना खांसी, दूसरा खांसी को लिखना। ज्यादा तेज होगा तो बता देना कि ज्यादा स्पीड बढ़ रहा है सर, स्लो कर रहेंगे। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पर अवस्थित है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पर अवस्थित है, यहीं पर अवस्थित है। दूसरा है खांसी, दूसरा कौन सा है, सेकेंड खांसी है। दूसरा कौन सा है, खांसी है, ठीक है। दूसरा खांसी है, दूसरा खांसी है। लिखो खांसी को। इसकी आकृति कीपनुमा है। कैसा शेप है इसका, इसकी आकृति कीपनुमा है, इसकी आकृति कीपनुमा है। आकृति कैसी है, कीपनुमा है, कीपनुमा है। लिखो कीप आकृति में, कीप आकृति में, चाहे इस आकृति में, इस आकृति में, इस आकृति में हवा चारों ओर घूमने लगता है। मानसूनी हवाएं का सराउंडिंग, विंड क्या होने लगता है, चारों ओर, सराउंडिंग में उसके चारों ओर घूमने लगता है, मूव करने लगता है, चारों ओर घूमने लगता है। सुधर जाइए कोशिश कर रहे हैं सुनो क्या है भाई, खासी पहाड़ी की आकृति कीपनुमा है, इसलिए हवाएं उसमें चारों तरफ घूमती है। परिणाम क्या है कि हाई रेनफॉल, इसी का परिणाम है कि वहां उच्च वर्षा होती है, हाई रेनफॉल होता है, उच्च वर्षा है, एकदम हाई रेनफॉल है। हाई रेनफॉल कहां पर, मासिनराम और चेरापूंजी में। कहां कहां है, मासिनराम और चेरापूंजी में, मासिनराम और चेरापूंजी में। उच्च रेनफॉल कहां है, मासिनराम और चेरापूंजी में, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि खांसी में क्यों हाई रेनफॉल है, तो कारण नहीं बताओगे क्या, क्या कारण दीजिएगा,
हाँ, खासी पहाड़ी का सेब, सेब कैसा है? किपनुमा है। सेब कैसा है? किपनुमा है। दूसरा है वहीं पर जयंतियां। नेक्स्ट कौन सा है? जयंतियां। नेक्स्ट है जयंतियां। जयंतिया में कुछ नहीं, बस नाम लिख लो इसका, आगे बढ़ा लेते हैं। जयंतिया, ठीक है। उसके आगे दो बात और लिखना है, मिकिर और सेंगमा। मिकिर और सेंगमा, मिकिर और सेंगमा। देखो ये असम में है, सेंगमा कहाँ? असम घाटी में है। सेंगमा असम घाटी में है। सेंगमा हिल्स का नाम सुने हो? असम घाटी में पूर्वी तट का विस्तार इस सेंगमा हिल तक है, सेंगमा घाटी तक है। और ये मिकिर भी असम में ही होता है, ये भी असम में ही है। 5 एक लाइन में याद रखना है, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और सेंगमा। याद रहेगा? रेंगमा, हाँ बिल्कुल, रेंगमा, सेंगमा नहीं, नॉर्थ सेंगमा, रेंगमा, रेंगमा, ठीक है। गारो, खासी, मिकिर और रेंगमा, ये 5 हिल्स हैं, 5 पहाड़ियां हैं जो मेघालय और असम में एक बाउंड्री टाइप का बनाते हैं। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा, ठीक है। देखिए थे, इनका नाम किसके आधार पर रखा गया है? नामाकरण का बेस क्या है मेरे भाई? इनका नामाकरण का बेस क्या है? वहां के ट्राइबल्स के नाम पर, वहां के ट्राइबल्स के नाम पर, जनजातियों के नाम पर, जनजाति के नाम पर इनका नामाकरण किया गया है। वहां के जनजातियों के नाम पर इनका नामाकरण किया गया है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। याद रहेगा नाम? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। दक्कन ट्रैप फटाफट निकालो, एकदम धुआंधार पढ़ लेना है क्योंकि आज खत्म करना था हमें। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप बड़ी इंपॉर्टेंट है। कितने कितने घर पढ़ा दक्कन ट्रैप को? डेक्कन ट्रैप को किसने किसने पढ़ा? फटाफट बताओ। अरे दक्कन का पठार घर किसने किसने पढ़ा? कल होमवर्क दिया गया था आपको, कुछ बताओगे तब तो। पढ़ा आपने? आपने भी? बहुत अच्छा। ये शेरनी है, लाली मेरे, बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ के आना है, ठीक है। और इसमें कुछ लोग आपने आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ऑनलाइन वाले आप लोगों ने पढ़ा? ए बदमाश का ठेकेदार, तुम पढ़ा रहे? शेर नहीं पढ़ा, गिद्दड़ की तरह भागेगा शहर छोड़ के, मुखौटा वो जो है बनावटी शेर मत पढ़ो। हाँ सुनो, आओ पढ़ा देते हैं। ट्रैप, ट्रैप कहते किसको है? सीधी बात है कि व्हाट इज ट्रैप? ट्रैप मतलब क्या? ट्रैप किसे कहते हैं? तो कहोगे कि सर यह एक संस्तरीय विकास है, लेयर डेवलपमेंट है। ट्रैप किसे कहा जाता है? लेयर डेवलपमेंट है, यानी एक एक लेयर करके इसका विकास हुआ है, लेयर डेवलपमेंट है। ट्रैप मीन्स व्हाट? तो क्या कहोगे? लेयर डेवलपमेंट है, यह लेयर डेवलपमेंट है, कई परतों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप का एक्सपेंशन, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसका एक्सपेंशन, विस्तार कहां से कहां तक है? फटाफट बताओ, इसका विस्तार कहां तक है रे भाई? कल आया था तुम? नहीं आया था ना? फंसेगा, फंसेगा। हम क्या करेंगे? 25 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री नॉर्थ से जो है 15 डिग्री नॉर्थ तक, या 15 से लेकर के 25 डिग्री नॉर्थ तक। सुनो, दक्कन विस्तार का, दक्कन पठार का एक्सपेंशन, विस्तार कहां से कहां तक है? 25 डिग्री से 15 डिग्री या 15 डिग्री से 25 डिग्री, उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। इसी के अंदर में आएगा मालवा, विंध्यन, सतपुरा। मालवा, विंध्यन, सतपुरा, कोई दिक्कत? ये सब दक्कन प्लेटू में ही आएगा। दक्कन प्लेटू किस किस समय की ये संरचना है भाई? दक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन, निर्माण किस काल में हुआ था? क्रिटेशियस काल में। दक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन किस काल में हुआ? क्रिटेशियस काल में। दक्कन प्लेटू फॉर्म हुआ है क्रिटेशियस एज में, क्रिटेशियस पीरियड में, क्रिटेशियस काल में। याद रहेगा? अरे याद रहेगा, अच्छा। इसी दक्कन प्लेटू में इरोजन होना शुरू हुआ, इरोजन होना शुरू हुआ, अपरदन, और इसी के अपरदन का परिणाम है ब्लैक सॉइल। इसी के अपरदन का परिणाम है ब्लैक सॉइल।
इसी के अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। सीधी कहानी है सर, ठीक है। काली मृदा सबसे अपर लेयर है, यह लेयर वाइज विस्तार हुआ है ना इसका। तो दक्कन प्लेटू का सबसे ऊपरी निक्षेपण से ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है। अब ब्लैक सॉइल हाईली फर्टिलाइज सॉइल के रूप में जाना जाता है, जहां कॉटन एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। रहा है कि नहीं रहा है? हाँ, 4 लाइन में इसको भी लिख करके सिमटाओ। आज खत्म कर देना है पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। हाँ, आज उड़ा देना है इसको, लेकिन जबरदस्त पढ़ा दिया गया आपको। अगर जिसको आइडिया नहीं है कि क्या पढ़ाया गया, इसका मतलब उसमें बहुत कमी है, उसको अभी सुधार करने की जरूरत है। हमने क्या पढ़ाया है हमको पता है, ठीक है। चलो लिखो, एक लाइन लिखो। ट्रैक का अर्थ होता है संस्तरीय विकास। ट्रैप मीन्स लेयर डेवलपमेंट। तर्क का ट्रैप का अर्थ होता है संस्तरीय विकास। ट्रैप मीन्स लेयर डेवलपमेंट, अर्थात कई परतों में, कई परतों में बैसाल्टिक लावा का निक्षेप हुआ है। कई परतों में बैसाल्टिक लावा का निक्षेप हुआ है। बैसाल्टिक लावा डाउन इन सेवरल स्टेज। बैसाल्टिक लावा डाउन इन सेवरल स्टेज। कई परतों में बैसाल्टिक लावा का निक्षेप हुआ है। बैसाल्टिक लावा का किससे बना हुआ है? ये बैसाल्टिक लावा का। सॉफ्ट होगा कि हार्ड होगा? हार्ड होगा। जहां बैसाल्ट बनेगा, बैसाल्ट कैसा? हार्ड होगा। बैसाल्ट कैसा बनेगा? हार्ड होगा। कैसे बताया तुम लोग? तुक्का मार के? हाँ, बताया है हमने कि देखो, क्रस्ट जो महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट का बना है और ओशियनिक क्रस्ट बेसाल्ट का बना है। वो पतला होकर के भी एकदम सख्त होता है, मार देता है तो एकदम फिट कर देगा। यही बातें हुई है ना? ठीक है, एक शब्द और लिखिए उसी में। इसका विस्तार 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 15 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक हुआ है। यानी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कहां तक? 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हुआ है। उत्तरी अक्षांश तक हुआ है। उत्तरी अक्षांश तक हुआ है। सब लोग ठीक हो? फटाफट लिखना। इसके अंतर्गत क्या शामिल है? इसके अंतर्गत मालवा, लिखो, इसके अंतर्गत मालवा, विंध्यन, मालवा विंध्यन, सतपुरा, मालवा विंध्यन सतपुरा, मालवा विंध्यन सतपुरा, कोमा महाराष्ट्र प्लेटू, नर्मदा तापी भ्रंश या फॉल्ट, नर्मदा तापी भ्रंश या फॉल्ट, कोंकण कोमा कठियावाड़, कोंकण कोमा कठियावाड़, कोंकण कोमा कठियावाड़। ये सब कोंकण तट नहीं देख रहे हो क्या? पश्चिमी तटों में कोंकण तट समझाएंगे, अभी आज ही समझाएंगे। कोंकण कोमा कठियावाड़, ये सब हिस्सा है किसका? दक्कन पठार का। ये सब हिस्सा है किसके? दक्कन पठार के हिस्सा है। दक्कन पठार के हिस्सा है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इस ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ था। द ट्रैप वाज फॉर्म इन क्रिटेशियस पीरियड। द ट्रैप वाज फॉर्म इन क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड। इस ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ था। क्रिटेशियस युग में हुआ था, जिसमें ज्वालामुखी इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन किस एज तक होता रहा? मायोसिन एज तक चलता रहा। मायोसिन
एज तक चलता रहा, मायोसिन काल तक हुआ है। किस काल तक चलता रहा? मायोसिन काल तक। थोड़ा बात कर ले इस पर, और थोड़ी सी गहरी बातें करें। चलिए आइए, आओ मेरे भाई, सुनो। ये मान लो दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू, सुनो अब मेरे साथ आओ। किस एज में? क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग में। यह परिणाम है किसका? तो वोल्केनिक इरप्शन का, 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 ज्वालामुखी, ज्वालामुखी प्रक्रिया का, ज्वालामुखी प्रक्रिया का। कौन सा ज्वालामुखी प्रक्रिया चला है भाई? एक कौन सा ज्वालामुखी प्रक्रिया रहा है इसको बनाने में? शांत दरारी ज्वालामुखी। क्या कहिएगा? शांत दरारी ज्वालामुखी। दक्कन प्लेटू फॉर्म हुआ है किस वोल्केनिक इरप्शन से? शांत दरारी वोल्केनिक इरप्शन से। दरारी ज्वालामुखी में होता क्या है मेरे दोस्त? तो सर उसमें लावा पतला निकलेगा। जो लावा होगा वो कैसा होगा? पतला होगा। तो लावा पतला होगा, पर्वत बनाएगा कि पठार? पठार। क्योंकि वो एक जगह से नहीं निकल रहा होगा, वो धीमे 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 अनेक जगहों से निकलेगा और निकल करके बहेगा, बहते 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 बहुत दूर में फैल जाएगा, बहुत दूर में फैल जाएगा। तो ये मेज टाइप का, मेज टाइप का स्थलाकृति बना देगा, जिसे इसी को तो प्लेटू कहा जाता है, पठार कहा जाता है। और दिक्कत है? ठीक हो? मस्त रहना है, ठीक है। आगे लिखे, एक लाइन और लिखो इसी में। मायोसिन एज तक जारी रहा था, ठीक है। इसका ऊपरी भाग, इसका ऊपरी भाग, इसका उत्तरी भाग, ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, ऊपर, अपर पार्ट, अपर पार्ट, जी हाँ, इसका ऊपरी भाग, इसका ऊपरी भाग तरल बेसाल्ट से बना है, लिक्विड बेसाल्ट से बना है। ऊपरी भाग किससे बना है? लिक्विड बेसाल्ट से बना है। ऊपरी भाग लिक्विड बेसाल्ट से बना है। इसी के अपर्दन से, इसी के अपर्दन से, इरप्शन से, इसी के अपर्दन से काली मृदा का निर्माण हुआ। ऐसे नहीं बैठते हैं, सीधे बैठ जाइए, पैर नीचे कर दीजिए। आज पहली बार आ रहे हैं क्या आप? ऐसे नहीं होता है ना। काली मृदा का विकास हुआ है, ठीक है, काली मृदा का विकास हुआ है। चलिए अच्छी बात है। हाँ हाँ, इसी के इरोजन से ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है। देखो ये प्लेटू बना, और प्लेटू में क्या हुआ मेरे भाई? तो इरोजन होना शुरू हुआ, अपर्दन होना शुरू हुआ, ये टूटना शुरू हुआ, टूटना शुरू हुआ, और बेसाल्ट से बना हुआ है। तो बेसाल्ट टूट करके और किस में फॉर्म हुआ है? ब्लैक सॉइल में फॉर्म हुआ है। आगे बढ़िए। जी हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक लगा लेना है आज के लिए। अगला टॉपिक लगा लो, जबरदस्त टॉपिक, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। एटलस है ना सबके पास? निकाल लो अपना एटलस को। ऑनलाइन वाले आप लोगों के पास भी एटलस होगा, निकाल लीजिए, फटाफट निकाल लीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं मिला है तो बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ, उसी में बस फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल इंडिया देखना है, फिजिकल इंडिया को देखना है, अपने नयन से देखना है, अपने नजर से ढूंढना है। बोर्ड आपको बस ब्लैक दिख रहा होगा, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन देखते हो हमको बताओ मेरे भाई, दोनों दोनों दो जगह चल रहा है ना? आप लोगों के पास एटलस है कि नहीं है? यस नो करो, नहीं तो फिर तो परेशान हो जाओगे तुम लोग, क्योंकि पूरा इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी बिना एटलस का एक क्लास भी नहीं चलेगा। आप ये क्या कर रहे हैं बंधु? लगता है हमसे आप परिचित नहीं है।
नहीं, ओवर ऐसे नहीं करना है, काउंटर एक भी शब्द नहीं बोलना है, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, बस सुनना है। सुनो, एक तरफ से पढ़ना शुरू करना, चलते हैं आप लोगों को शिलोंग का पठार दिखा देते हैं पहले, जहां आज क्लास हमारी चली है। मेघालय देखो, चिकन नेक के पास नीचे शिलोंग का पठार दिखा होगा, शिलोंग प्लेटू। शिलोंग के पठार गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, तीनों हिल्स का नाम लिखा होगा, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। फिर मिकिर, मिकिर और रेंगमा भी होगा, मिकिर और रेंगमा भी होगा, बहुत अच्छी बात है सर, मिकिर और रेंगमा भी होगा, मिल गया सबको। 5 गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। ऑक्सफोर्ड का अगर आपके पास स्टूडेंट एटलस होगा तो उसमें सब बातें मिल रहा होगा, सब बात मिल रहा होगा, निश्चित रूप से मिल रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है जी हाँ, ऑनलाइन वाले आप लोगों के पास है, बहुत धन्यवाद भाई, सबके पास है, ठीक है, यस। आते हैं लेकर के दक्कन प्लेटू के पास चलना, दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू कहां, तो अंदाज करके वहां ढूंढना जहां महाराष्ट्र आपको दिख रहा है ना सर, महाराष्ट्र जहां मध्य प्रदेश गुजरात का क्षेत्र है, वही देखना दक्कन प्लेटू लिखा हुआ है, दक्कन प्लेटू लिखा हुआ है। दक्कन भी आपने देखा एक बार, दक्कन प्लेटू लिखा होगा, 25 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में दक्कन प्लेटू विस्तार है, दक्कन प्लेटू का विस्तार है, दक्कन प्लेटू है, ये भी दिखा होगा सबको। नहीं मिला, किसको नहीं मिला, उसके बाद पहुंचते हैं हम। यहां तो है मेरे भाई, यहां सुनो, जब ये बोर्ड नहीं था ना तब के मास्टर हैं हम, काहे चिंता करते हो तुम लोग, आज से पढ़ाना थोड़ा शुरू किए हैं। हाँ, यहाँ देखो, यहीं पर गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और यहाँ पर रेंगमा है, यहाँ पर रेंगमा है, यहाँ आ जाना, यहाँ आ जाना, यहीं पर एक प्लेटू लिखा होगा, वैसे लिखा होगा इधर डेक्कन प्लेटू, यहीं पर कौन सा है, डेक्कन प्लेटू लिखा होगा, डेक्कन प्लेटू लिखा होगा, देखो तो यहाँ पर लिखा है डेक्कन प्लेटू, सबको लिखा होगा। अब बातें हम यहां आकर के करेंगे, अब बात कहां करना है, यहां पर कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, यहां पर देख लेना, छोटा नागपुर प्लेटू है मेरे भाई, कौन सा प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, बहुत अच्छी बात है। छोटा नागपुर प्लेटू में, छोटा नागपुर प्लेटू में 2 पार्ट ढूंढना है, एक देखना रांची का पठार, एक मिल रहा होगा रांची प्लेटू और दूसरा मिल रहा होगा हजारीबाग प्लेटू, दोनों को ढंग से देखना है, रांची प्लेटू को और हजारीबाग प्लेटू को, दोनों दिखा कि नहीं दिखा। रांची प्लेटू जो पाटलैंड, पाटलैंड के नाम से फेमस है, उस रांची प्लेटू को भी देख लेना है और एक बार हजारीबाग प्लेटू को भी देख लेना है। जस्ट उसके नीचे आना महानदी बेसिन होगा, आज के क्लास में वो भी है हिस्सा, महानदी बेसिन, जहां आप लोग देख रहे हो छोटा नागपुर प्लेटू, उसके दक्षिण दक्षिण हिस्से में देखना, आगे रख के भी नहीं मिलता है, लड़ा देंगे दोनों का माथा, हाँ तब अच्छी बातें है। जस्ट नीचे कौन सा मिला, महानदी बेसिन मिल गया, महानदी बेसिन, हाँ, राइस होम ऑफ इंडिया के नाम से सुप्रसिद्ध है, राइस होम ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। वही एक तरफ चलिएगा जस्ट उसके वेस्ट साइड में, जहां आपने महानदी बेसिन को दिया है ना, उसी के वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड में देखना दंडकारण्य पठार लिखा होगा, किस मेरे लाल लाली को नहीं दिख रहा होगा, दंडकारण्य पठार लिखा होगा, बस्तर छत्तीसगढ़ में, दिखा क्या, छत्तीसगढ़ सबको दिख गया। हाँ, आज के क्लास में दंडकारण्य पठार भी हम लोगों का हिस्सा है, बस आपको देख लेना है दंडकारण्य को, ठीक है, दंडकारण्य। अच्छा, दंडकारण्य जहां आप देख रहे हो वहीं से पश्चिम तरफ खिसकते चलना, आपको लिखा होगा पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पुराणों में कहा गया है सह्याद्री, पुराणों में इसी का नाम क्या है, सह्याद्री। तो आज सह्याद्री का 3 डिवीजन करके, नॉर्थ, मिडिल और साउथ, तीनों सह्याद्री को पढ़ लेना है, तीनों सह्याद्री को पढ़ लेना है, बस यही बार एक बार आपको दिखाना था। आगे बढ़ा लेते हैं और अब पढ़ने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, ठीक है। बीच में कुछ और देख लो, अगर देखना है तो रुको, जब शुरू किया ही है तो आओ, 2-3 टॉपिक और पढ़ाने वाले हैं, उसको भी देख लो। जहां आपने छोटा नागपुर आज शुरू किया था वहीं पर आ जाओ, छोटा नागपुर देख रहे हो ना, छोटा नागपुर देखो, मैं बोर्ड पर क्यों नहीं दिखाता हूं, नहीं दिखाने का कारण है कि आप नहीं सीख पाओगे जितना हम सिखाना चाहते हैं, खुद से ढूंढो,
टकराओ, परेशानियों से बिना टकराए कैसे पार करोगे। ठीक है, चलिए कन्नू करना है, इसी को करें। आपका शस्त्र कहाँ है? खरीदे ही नहीं, दोस्त को दे दिए? अच्छा छूट गया है, आप नहीं छूटे? ऐसे थोड़े चलेगा। मेरे लाली सब चीज लेके असत समय उपस्थित हो जाना है, 5 मिनट पहले एंट्री मार देना है। ठीक है, जब तक मेरा ज्योग्राफी चलेगा कभी भी 3-5 नहीं होने देंगे, अंदर में क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद जिम्मेवार आदमी हूँ, 5 मिनट पहले आ जाता हूँ। समय का क्या ठिकाना है, कब क्या होना है। और 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा पढ़ के जाएंगे। बहुत उम्मीद से ना आते हो तुम लोग भाई, रोज आप लोगों को उम्मीद दिखाते हैं। यहाँ कोई मजाक करने आया है जी? सीधा सीधा बताओ, यहाँ कोई मनोरंजन करने आता है? क्या कर रही है तुम? हाँ, यहाँ आओ, तुमको लाइव दिखवाते हैं, आओ ना। तुम वही ना, मार के एकदम काट के रखवा देंगे उधर, समझ रही है? हाँ, चलो ठीक है। हाँ, देखो सुनो, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है दुनिया में। एक मेरी बात सुन लो, दुनिया में एक ही चीज सबसे डिफिकल्ट है। सब लोगों से निवेदन है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे, सबसे कठिन काम पढ़ाई है। सबसे कठिन काम पढ़ाई है। और चाहोगे कि इसमें मजा ले लेकर के पढ़े तो मजा में निकल जाएगा, थोड़ा कष्ट तो झेलना ही पड़ता है। और 1-2 साल आप मजा ले लिए ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम बहुत गलत दुनिया में फंस रहे थे, हमको तो मेहनत करना चाहिए था। और मेहनत तो इंसान को पागल बना देता है। तुम देखता भी होगा कि बहुत लोग पढ़ के पागल हो गया। अगर इतना ही मजा का काम रहता तो पढ़ के पागल काहे होता रे? कौन आदमी बहुत मजा लेके आज तक आईएएस बन गया है? उसका एगो रिकॉर्ड खड़ियाओ ना ले आके। वही करेगा कि बहुत मेहनत करना पड़ा, हमने अपने को बहुत तपाया है, एक रूम में बंद करके रखा, 1 साल तक किसी दोस्त से बात नहीं किया, ना फोन चलाया ना मोबाइल चलाया, ये दुनिया रही हमारी, और तब आज मेरा चेहरा यहां पर खिल रहा है। ये मेहनत है ना, है कि नहीं है? तो उसको मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेहनत करिए। ठीक है, चलो, एक बार समझ में नहीं आए 5 बार पढ़ो, और किताबों से दोस्ती कर लो। बहुत लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता है, सबसे निवेदन है कि किताब बहुत पढ़ो, बहुत किताब पढ़ो। मेरे इतना गहरा पढ़ाने के बाद भी घर जा करके बहुत किताब पढ़ना है। ठीक है, यही आपसे मैं उम्मीद करता हूं। अब तब 30 सितंबर को देखेंगे कि किसका रिजल्ट नहीं हो रहा है, उसको ढूंढा जाएगा कि कौन पास नहीं किया। लेकिन अभी से ढुलमुला जाएगा तो कौन नहीं करेगा, दिक्कत यो है। ठीक है, पास होने का 1/3 हिस्सा हम अकेले लेकर बैठे हुए हैं, समझ रहा है मेरी बात? 1/3 हिस्सा अकेले मेरे जिम्मे है, और 1/3 हिस्सा बहुत मायने रखता है। वो बहुत कोर पेपर है। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और बिहार, ये 3 सब्जेक्ट मिल करके 1/3 हिस्सा आपका कवर करेगा मिनिमम। क्या क्या? ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और बिहार। आई सब ढुलमुलवा लड़का सबका गायब रहता है। रट करके ना ज्योग्राफी बहुत अच्छा कर सकते हो, ना इन्वायरमेंट पकड़ाएगा, और ना बिहार पकड़ाता है, समझ रहे हो? तो ये बहुत 3 सब्जेक्ट हमने एकदम कोर लेकर के रखा है कि ये 3 जिसका ठीक हुआ रिजल्ट फटाफट मार देगा वो। क्योंकि हिस्ट्री सबको आती है काम चलने भर का। अब ये पूछने लगेंगे तो 5-10 क्वेश्चन बिना पढ़ले मार देता है सब। जेनेटिक रूप से बिहार का हिस्ट्री ठीक हो गया है। पहले मैथ ठीक था, एक समय था बिहार में कि मैथ ठीक था, लेकिन अब देखोगे कि बिहार वालों का मैथ खत्म, और अब बिहारियों का जो सबसे मजबूत सब्जेक्ट है वो कौन सा है? हिस्ट्री है। हर लड़का को हिस्ट्री आ रहा है, और ठीक ठाक आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। ठीक है, पढ़े, जिसको नहीं आ रहा है वो पढ़े, बार बार पढ़े, बार बार पढ़े। सर लोग आएंगे, हिस्ट्री का क्लास अभी ना चला है, वो लोग अपना शस्त्र आपको उपलब्ध कराएंगे। आ? हाँ, इसलिए इतना बोल रहे हैं, पहली बातों को तो एकदम क्लास को, हाँ, तो ये सब चीजें को ठीक करके रखिए। चलिए ठीक है, आगे थोड़ा दुरुस्त होते हैं। क्या पढ़ रहे थे? एटलस देख रहे थे ना अभी? हाँ, एटलस पे देखो, दहा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटो आप देख रहे थे। छोटा नागपुर से सीधे पश्चिम की ओर चलो, विंध्यन आपको दिखा होगा, विंध्यन दिखा होगा। विंध्यन तो पहले देख चुके हो, विंध्यन का निर्माण भी हम करा चुके हैं। विंध्यन के ऊपर में देखना मालवा पठार दिखा होगा, सबको दिखा? मालवा पठार दिख रहा होगा। वहीं पर शुष्क देश नाम से विख्यात बुंदेलखंड होगा। शुष्क देश कहा जाता है भारत का बुंदेलखंड को।
बुंदेलखंड में मिला, सबको मिल गया। और जैसे बुंदेलखंड मिला मेरे भाई, बुंदेलखंड से नीचे आ जाओ, बघेलखंड दिख रहा होगा, मिल गया। मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड, इन तीनों को भी पढ़ना है। मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड, इन तीनों को भी पढ़ना है। मालवा को भी, बुंदेलखंड को भी और बघेलखंड को भी। अब बंद करो और पढ़ना शुरू करो, लिखना शुरू करो। यहां इन तीनों को देख लेना था, तीनों को पढ़ना है। शुष्क देश कहा जाता है उसको। शुष्क देश क्यों कहते हैं अभी पढ़ाएंगे ना, मत लिखिए उसमें। वहां की मिट्टी बड़ा पारगम्य मिट्टी है, पानी डालोगे रिस जाएगा, इसलिए उसको शुष्क देश के नाम से कहा जाना जाता है। ठीक है, चलिए सुनो मेरे भाई। हजारीबाग, छोटा नागपुर, प्लेटू, धैर्य से सुनना। इसे भारत का खनिज गृह कहा जाता है, भारत का खनिज गृह कहा जाता है, या रूर प्रदेश ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। यह रूर प्रदेश का बहुत बार में, एक बार में नहीं, कई बार में इसका उत्थान और अपरदन हुआ है। और यही कारण है कि उठने गिरने के पश्चात यहां अनेक प्रकार के खनिजों का एक बेल्ट बन चुका है। केवल कोयला ही नहीं, देखो यूरेनियम भी है सर, वहां मैग्नीज भी है, आयरन ऑक्साइड भी है, देखते हो कि नहीं। बड़ा बड़ा पढ़ने का विषय है छोटा नागपुर को। इसका कारण क्या है कि सर यह एक बार उठा गिरा नहीं है, हिमालय उत्पत्ति के क्रम में ही अनेक बार इसमें उत्थान और डाउनफॉल हुआ है, अनेक बार गिरा है और आया है। इसी के साथ ही इस काल में दामोदर फॉल्ट बना, और ये दामोदर फॉल्ट ही छोटा नागपुर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब यहां बड़ी काम की बात है कि छोटा नागपुर पठार को दो भागों में किसके द्वारा, कौन बांटता है, दामोदर फॉल्ट के द्वारा बांटा जाता है। एकदम ठीक है, दामोदर फॉल्ट छोटा नागपुर को दो भागों में बांटता है। एक भाग कौन है, रांची का पठार, और दूसरा कौन सा है, हजारीबाग का पठार। एक है रांची का पठार और दूसरा हजारीबाग का पठार। ठीक है, रांची का पठार जिसे पाटलैंड भूमि भी कहा जाता है, इसी को पाटलैंड कहा जाता है। जबकि हजारीबाग के पठारों में चल करके देखो तो वहां कोडरमा वगैरह मिलेगा, जो अब्रक के लिए बहुत संपन्न क्षेत्र है, अब्रक के लिए संपन्न क्षेत्र है। अब बाद में आकर के जब इंडिया का मैपिंग कराएंगे तब उसमें पढ़ाएंगे कि पहाड़ों की रानी नेतरहाट, और क्यों नेतरहाट को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। आज उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी कड़ी को आगे लिख करके और खत्म करो। लिखो छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार लिखे। भारत का खनिज गृह नाम से विख्यात है, भारत का खनिज गृह, मिनरल्स, भारत का खनिज गृह नाम से विख्यात है। बहुत अच्छी बात है। मिनरल्स हाउस ऑफ इंडिया। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर रूर रूर, रूह मत लिखना, रूह एक अरबी शब्द है या उर्दू शब्द है जिसका अर्थ आत्मा होता है, इसे रूर कहा जाता है, रूर। अब एक जर्मनी में एक क्षेत्र है रूर क्षेत्र, यहां से सबसे ज्यादा यूरोप में कोयला निकाला जाता है, जर्मनी के रूर क्षेत्र से सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है जर्मनी के रूर क्षेत्र में। और विश्व में किसी भी एक देश में सबसे बड़ी कोयला बेल्ट हो उससे तुलना कर देते हैं किसका, इसी रूर प्रदेश से। कौन बड़ा बात है, नहीं है। ये रूर अपने यहां नहीं है, जर्मनी में है, जर्मनी का है। लिखो, फटाफट लिखना है। जो कि कई बार उत्थान एवं अपरदन से बना है। इट हैज बीन फॉर्म ड्यू टू रिपीटेड साइकिल ऑफ माउंटेन ऑफलिफ्ट एंड इरोजन। कई बार पर्वतीय उत्थान एवं अपरदन से बना है,
अंग्रेजी वाले लिख लेना, इट हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू रिपीटेड साइकिल ऑफ माउंटेन अपलिफ्ट एंड इरोजन, अपलिफ्ट एंड इरोजन, अपलिफ्ट एंड इरोजन। दिक्कत है? ठीक है। हिमालय के उत्पत्ति क्रम में, हिमालय के उत्पत्ति क्रम में इसका पुनरुत्थान हुआ। इट वाज री इमर्ज इन द ओरिजिन द हिमालय, हिमालय के उत्पत्ति क्रम में इसका पुनरुत्थान हुआ। इट वाज इमर्ज्ड इन द ओरिजिन ऑफ द हिमालय, अतः यह उत्थित संप्राय मैदान है। इट इज ए प्रॉपर सैक्ट्रियन प्लेन, यह उत्थित संप्राय मैदान है, यह उत्थित एक संप्राय मैदान है, यह उत्थित संप्राय मैदान है। क्या कहोगे? प्रॉपर सेक्टेरियन, सेक्टेरियन ऐसे ही होता है ना, सेक्टेरियन संप्राय प्लेन है, सेक्टेरियन प्लेन है, सेक्टेरियन प्लेन है। ठीक है, चलिए। उत्थित संप्राय मैदान है, सब लोग ठीक हो? संप्राय मैदान है, उत्थित संप्राय मैदान है। उत्थित, उत्थित मतलब उठा हुआ, उठा हुआ। अभी हमने कहा कि सर अपर्दन हुआ फिर उठा, अपर्दन हुआ फिर उठा, अपर्दन हुआ फिर उठा। सबसे अंत में कब? हिमालय उत्पत्ति के क्रम में इसका भी निर्माण हुआ है। ठीक है। बार बार क्यों उठा? देखिए, ये भौगोलिक कारण रही, पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों का परिणाम है कि किसी भी एक प्लेन में या तो उत्थान होगा नहीं तो इरोजन होगा। किसका परिणाम है? भौगोलिक कारणों का परिणाम है कि या तो उसमें उत्थान होगा या उसका इरोजन होगा। ठीक है। अब देखो, अभी अभी अरावली का जैसे इरोजन हो रहा है, तो एक समय आएगा सर कि हो सकता है अरावली के जगह पर फिर से एक बार पर्वत बने। ये कोई बड़ी बात थोड़े है, लेकिन आज तो नहीं हो सकता है। चलेंगे पढ़ाने, तो क्यों टूट रहा है उसको पढ़ाएंगे ना। आज टूट के कहां जाएगा? आज क्यों सुनना चाहते हो आप लोग? अब वो उस समय सुनना। ठीक है। एक लाइन और लिखे, एक लाइन और लिखे। दामोदर की भ्रंश रेखा, द फॉल्ट लाइन ऑफ दामोदर, दामोदर की भ्रंश रेखा इसे दो भागों में बांटती है। द फॉल्ट लाइन ऑफ दामोदर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, divided into two part, नॉर्थ पार्ट हजारीबाग प्लेटू, उत्तरी भाग हजारीबाग प्लेटू, हजारीबाग पठार। नॉर्थ पार्ट कौन सा है? हजारीबाग प्लेटू। एंड साउथ पार्ट, दक्षिणी हिस्सा रांची का पठार है, दक्षिणी हिस्सा रांची का पठार है। छोटा नागपुर का उत्तरी पार्ट, नॉर्थ पार्ट हजारीबाग प्लेटू, एंड साउदर्न पार्ट दक्षिणी हिस्सा रांची का पठार है। एकदम क्लियर है? फर्स्ट नंबर 1 लगा देना, हजारीबाग पठार, हजारीबाग प्लेटू। नंबर 1 हजारीबाग पठार या हजारीबाग प्लेटू, नंबर 1 है हजारीबाग प्लेटू। हजारीबाग प्लेटू किस क्रम की चट्टान है? अंतिम रूप से लिखो, गोंडवाना कालीन चट्टाने, गोंडवाना रॉक्स, इंग्लिश हिंदी दोनों वही। गोंडवाना, गोंडवाना, जी हाँ, गोंडवाना कालीन चट्टाने। कल ही तो गोंडवाना को पढ़ रहे थे, कल भी पढ़े थे, परसों भी पढ़े थे, लगातार गोंडवाना को पढ़ रहे ना। आज भी गोंडवाना अगर अननेम मतलब दिखे कि अननोन नेम है तो बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हाँ लिखे, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है। गोंडवाना कालीन चट्टान, कोयला का विशाल भंडार, लार्ज कोल स्टोरेज, कोयला का विशाल भंडार,
कोमा रानीगंज, गिरिडीह, झरिया, धनबाद, धनबाद, रानीगंज, गिरिडीह, रानीगंज, गिरिडीह, धनबाद, ये नाम है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में वही लिखाएगा रे भाई। झरिया, झरिया, धनबाद, मुख्य कोल सेंटर है, कोल सेंटर है, कोयला केंद्र है, कोयला केंद्र है। ठीक है, केवल जमीन के अंदर पढ़ रहे हैं, इसीलिए ऊपर की कोई बातें हम नहीं कर रहे हैं अभी इस टाइप के कहानियों में। कोडरमा लिखना कि यहीं पर कोडरमा अबरक के लिए फेमस है। हजारीबाग प्लेटू में ही कौन सा मिलेगा? कोडरमा। कोडरमा फेमस है किस लिए? अबरक के लिए। अबरक, अबरक, अबरक के लिए। ठीक है, अबरक के लिए। ठीक है, पराग आप चेंज करके लिखिएगा। इसके उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल पहाड़ी, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी पहाड़ी है? जी हाँ, राजमहल की पहाड़ी। उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल पहाड़ी, जिसका उच्चतम शिखर, जिसका उच्चतम शिखर पारसनाथ है। हाईएस्ट पीक इज पारसनाथ। हाईएस्ट पीक इज पारसनाथ। इसका स्लोप किधर है? हजारीबाग प्लेटू का स्लोप किधर है? स्लोप किधर है? इसका ढाल किधर है? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दोनों इसका स्लोप है। इसलिए आप देखो, जितनी भी नदियां हजारीबाग प्लेटू से निकल रही है, वे नदी कहां आके मिल रही है? गंगा में मिल रही है। उत्तरी कोयल, फाल्गु, पुनपुन, ये नदियां कहाँ का रिसोर्स क्या है, स्रोत क्या है? हजारीबाग प्लेटू। आके मिल रही है कहाँ? गंगा में। तो तय है कि नदियां ढाल का अनुसरण करती है। नदियां किसका अनुसरण करती है? स्लोप का अनुसरण करती है। तो स्लोप नॉर्थ में होगा, तब तो आकर के गंगा में मिल रही है ना। लिखो, इस प्लेटू का ढाल स्लोप किधर है? उत्तर और उत्तर पूर्व है। स्लोप उत्तर और उत्तर पूर्व है। स्लोप किधर है? उत्तर और उत्तर पूर्व है। स्लोप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है। प्रमुख नदी लिख लेना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। दिक्कत है? ऐसे ऐसे, ठीक है, चलिए। हाँ, ये हजारीबाग प्लेटू जो है, इस हजारीबाग प्लेटू का सबसे नॉर्थ ईस्ट रीजन है। हमने फिजियोग्राफी में आपको क्या कहा था कि इसमें शहर के नाम आपको ऐड नहीं कराएंगे, लेकिन जब शहर का नाम सुनना चाहते हैं तो संथाल परगना है किधर? झारखंड में। आप देखिए तो ये झारखंड के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में ही तो है संथाल परगना, जो अपने भागलपुर वाला क्षेत्र से इधर लगता है, यही संथाल परगना है। तो वही तो फिजियोग्राफिक भी लिखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में है। किसके नॉर्थ ईस्ट में है? हजारीबाग प्लेटू के नॉर्थ ईस्ट में है। आए? हाँ, तो ये विस्तार है ना सर, राजमहल पहाड़ी का वो विस्तार है ना पारसनाथ तक, इसका एक्सपेंशन है ना। ठीक है, चलिए। उत्तर पूरब, ऐसे ऐसे ऐसे, उत्तर पूरब। अब आप बताओ, उत्तरी कोयल नदी किसमें आकर के मिलती है? गंगा में। माने गंगा की सहायक नदी है ना भाई। ये फाल्गु किसकी सहायक नदी है? वो भी तो गंगा की है। पुनपुन गंगा की है। किधर बह रही है?
तो दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है कि नहीं बह रही है? नदियां ढाल का अनुसरण करती है, तो ढाल वहां स्लोप होगा क्या? नॉर्थ स्लोप होगा। अब तो लिखा दिए हैं हम, नहीं लिखाते और एग्जाम में आ जाता तो भी आपको सही करके आना चाहिए, और निश्चित रूप से उम्मीद है भी कि आप लोग सही करके आइएगा। सेकंड नंबर लिखो, प्रमुख नदियां उत्तरी कोयल, फाल्गु, पुनपुन। उत्तरी कोयल, फाल्गु और पुनपुन। उत्तरी कोयल, फाल्गु और पुनपुन। उत्तरी कोयल, फाल्गु और पुनपुन, ये प्रमुख नदी है। ठीक है, आगे लिखना रांची प्लेटू। रांची प्लेटू, रांची प्लेटू। आज खत्म करने का लक्ष्य है हम लोगों का, रांची प्लेटू। यहां प्रपात मैदान चाहे प्रपात रेखा विद्यमान है, यहां प्रपात रेखा विद्यमान है। प्रपात लाइन एग्जिस्ट, प्रपात रेखा विद्यमान है। प्रपात लाइन इज एग्जिस्ट, प्रपात रेखा विद्यमान है। प्रपात रेखा समझते हो क्या? कि यहां नदियां निक पॉइंट बनाती है, और जब पर्वतों के ऊपर से गिरती हैं तो जल प्रपात का निर्माण करते हैं। क्यों? क्यों? रिज्यूसेंट प्राप्त करती हैं नदियां, पुनर्यौवन प्राप्त करती है। एक शब्द लिखना कि हजारी प्लेटू, रुक जाओ, हजारी प्लेटू में नदियां, सॉरी, रांची प्लेटू में नदियां आकर के यहां पुनर्यौवन को प्राप्त करती है, और फिर एक निक पॉइंट से नीचे की ओर गिरती है, जहां जल प्रपात का निर्माण होता है। क्या बनाते हैं ये? जल प्रपात का निर्माण होता है। जैसे दसम जल प्रपात, नाम सुने हो क्या? बता रहा हूं, सुन लीजिए। दसम जल प्रपात नाम सुने हैं? झारखंड में, रांची प्लेटू में। यहाँ हुंडरू जलप्रपात, ये भी झारखंड में, ये भी झारखंड में। बूढ़ा घाट जलप्रपात, ये भी झारखंड में। तो ये जो जलप्रपात बने हैं ये सब रांची प्लेटू में है। आइए अब लिख लीजिए, अच्छे शब्द में लिख लीजिए। प्रपात रेखा विद्यमान है क्योंकि क्योंकि नदियों में पुनर्यौवन प्राप्त होता है। बिकॉज रिवर जुबिनेट कहते हैं उसको, रिजुबिनेट, पुनर्यौवन। क्या बोलते हैं उसको? बताओ अंग्रेजी वाला सब। पुनर्यौवन क्या बोलते हैं रे भाई? रिजुबिनेट, सही सही वर्ड बोल रहे हैं ना? देख लेना एक बार। पुनर्यौवन शायद वही शब्द होता है। हाँ वही तो नया होना, रिजुबिनेट, निश्चित रूप से पुनर्यौवन, रिजुबिनेट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नदियां पुनर्यौवन को प्राप्त करती हैं, पुनर्यौवन को प्राप्त करती हैं। यहां कई जलप्रपात हैं, मेनी वाटरफॉल्स, कई जलप्रपात हैं। जैसे दसम, यहां कई जलप्रपात है, यहां कई जलप्रपात है। जैसे दसम, अंग्रेजी में भी दसम और हिंदी में भी दसम, दसम। जैसे दसम, कौमा हुंडरू, दसम हुंडरू, हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात, कौमा हुंडरू जलप्रपात के बाद बुढ़ा घाक, बुढ़ा घाक जलप्रपात, बुढ़ा घाक जलप्रपात। बुढ़ा घाघ है, घाक मत लिखना, घाघ है, बुढ़ा घाघ है, GH, बुढ़ा घाघ है, बुढ़ा घाघ जलप्रपात, बुढ़ा घाघ जलप्रपात। आगे लिखो, रांची पठार को पाटभूमि कहते हैं, इसे पाटलैंड कहा जाता है। इट कॉल्ड पाटलैंड, इसे पाटलैंड कहा जाता है, पाटलैंड कहा जाता है।
रांची प्लेटू को पार्टलैंड कहा जाता है, ठीक है, इट्स कॉल्ड पार्टलैंड। ले चले आपको छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा, चलिए छत्तीसगढ़ बेसिन, हाँ वही जो भूमि है ना वहां की, तो उस भूमि को नाम पार्टलैंड कर दिया गया है कि अब पार्टलैंड भूमि है। पार्टलैंड संप्राय मैदान लिखेगा हिंदी में, ठीक है, नहीं समतल नहीं होगा, पहाड़ी नुमा संरचना है, बोलते हैं पार्टलैंड उसको, ठीक है, उपमाएं दे दी गई कि पार्टलैंड भूमि है। एक लाइन लिखो छत्तीसगढ़ मैदान को, छत्तीसगढ़ मैदान को फटाफट लिखना, छत्तीसगढ़ मैदान, छत्तीसगढ़ मैदान, छत्तीसगढ़ मैदान। अब ये कैसा है, शेप कैसा है छत्तीसगढ़ मैदान का, कटोरी नुमा शेप है इसका, बॉल बॉल बोलते हैं ना कटोरा को, बॉल टाइप शेप है, कटोरी नुमा इसका संरचना है। छत्तीसगढ़ पठार कैसा है, कटोरा नुमा संरचना है या कटोरी, सुन लो, कटोरी नुमा संरचना है, रुको तो लिखना मेरे भाई। छत्तीसगढ़ में आप देखो कि किताबों में पढ़ा होगा आप लोग बहुत जगहों पर कि सर धान का कटोरा कहते हैं, उसी को तो पकड़ना है आज कि धान का कटोरा क्यों कहते हैं। तो जैसे उसको फिजियोग्राफी समझ में आ जाएगा तुरंत तुम कह देगा कि इसको कटोरा काहे कहते हैं, नहीं तो जीवन रटते रटते बीत जाएगा। एक तो इसका शेप कटोरा नुमा शेप है, दूसरा कि पूरे विश्व में धान की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी विविधता छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अप्रॉक्स 5000 धान की जातियां और प्रजातियां हैं छत्तीसगढ़ में, 5000। यहां जब फिलीपींस को, एक बात बताओ सुनो, बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे भाई, 5 मिनट आपसे इस पर बात करेंगे। आज विश्व एक ऐसे क्षेत्र में जा रहा है ना जहां आने वाले समय में यदि कुछ एक फसलों पर कोई सा भी महामारी आ गया, संक्रामक रोग के वो शिकार हो गए, तो मानव खाए बिना मर जाएगा, क्योंकि हम कंप्लीट डिपेंड हो गए गेहूं पर और धान पर। इसका ऑप्शन में कुछ है? एकदम बहुत कम है मेरे भाई। हमने अपना अपना बात कर रहे हैं ना अभी, यूएसए में भी आप देखिए तो वहां पर भी धान, अब हम लोगों की तरह वो भी बहुत मजा ले रहे हैं इस सबका। इंसान अब कंप्लीट शिफ्ट हो गया है, 2 4 5 फसलों पर फाइनली शिफ्ट कर गया है। और मानो में जैसे कोरोना चल गया, कभी धान गेहूं पर कोरोना आ जाए तो सोचना क्या होगा, और आ सकता है, और आ सकता है। ऐसी घटनाएं घटी भी है, और ये घटनाएं जब घटी पूरे विश्व में, धान में वो जलने लगा, बहुत बार उसमें बाल ही नहीं लगा, तो उसके जीनोम में, उसके जीन में इफेक्ट पाया गया, और मनीला के वैज्ञानिकों ने कहा कि अब इस धान की प्रजाति चेंज करनी पड़ेगी। तो पता चला कि सर प्रजाति जो गिन चुन के अंगुली पर बचे हुए हैं। तो जान करके खुशी होती है कि छत्तीसगढ़ से वे आकर के प्रजाति लेकर के गए, और यहां के प्रजाति से क्रॉस करा करके और नई प्रकार के उन्होंने धानों का निर्माण किया। इसलिए क्रॉप्स डाइवर्सिटी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्रॉस में डाइवर्सिटी नहीं है, कुछ खास क्रॉप्स पर ही आप डिपेंड हो, तो उसमें जब भी कहीं कोई समस्या आएगी, ये मानव जीवन समस्याग्रस्त हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि समस्या नहीं आएगी, आते रहता है, ठीक है। खेतों में भी लोग को हम कहते हैं गांव में जाके कि देखिए एक गो धान मत रोपिए, 2 4 5 वैरायटी चलाइए, तब ना बचा रहेगा डाइवर्सिटी। तो आज किसान तथा कथित उच्च उत्पादकता के लिए एक ही प्रकार के धान को लगातार लगाया जा रहा है, बाकी के साथ समस्याएं हो रही है, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। मोटे अनाज मिलेट्स को आप देखो, लेकिन यही तो कैपिटलाइज कहते हैं, इसी को तो पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं कि सर पूरे विश्व को यही पूंजीवादियों ने तो समाप्त किया कि जिस समय हम मिलेट्स खाते थे, उस समय हमें मिलेट्स खाने के नाम पर गालियां दी गई।
कि ये असभ्य लोग हैं, अनसिविलाइज लोग हैं, मोटा अनाज खाता है, ज्वार बाजरा खाता है, कोदो मड़ुआ खाता है, इसका खाना मतलब पिछड़ा माना गया, नहीं माना गया क्या? और हमने उस कैपिटलाइजों के चक्कर में पड़ के और मिलेट हटा दिया और उनका वाला क्षेत्र में प्रवेश कर गए, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब एक और मौका है, अब इन्हीं का मिलेट बेचो, इन्हीं से थोड़ा रिफाइन करने की जरूरत है उसको। और आज पुनः एक बार नहीं खाने पर गाली मिल रहा है। हाँ, सोचना कभी मिलेट खाना आज लगेगा कि बहुत बड़ा परिवार है। हरियाणा में एक बार हमने खाया 300 रुपया में 2 मकई का रोटी और 1 कटोरी साग, और दाम लगा 300 रुपया। हमने कहा अरे भाई, ये मकई का रोटी और सरसों का साग ये 300 रुपये का खाएंगे? ये हमारे घरों में तो पहले मेरे बचपन में मेरी दादी माँ जब तक थी वो तो खूब खाती थी मछली, जो है मकई का रोटी, और ये तो मोटे मोटे बना करके, ये हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। उस समय तो लोग कहते थे दादी माँ, क्या आप छोड़ो, नया जमाना आ गया, मकई का रोटी वोटी खाते रहती है, तो वो जिद करके खाती थी। तो हम लोगों के ने सुना है पिताजी लोगों को कहते हुए, क्या आप इस जमाने में ये सब खाना खाओगी, और आज वही खाने हम गए थे 300 रुपया। ये असर है किसका? इसी को कैपिटलाइज बोलते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, कि वो कुछ भी बेच लेंगे आपको, और आप खुद जब पैसा कमा लीजिएगा ना, तो खुद आप इस कैपिटलाइज का शिकार हो जाइएगा। निश्चित रूप से आप इतना चहक पहक वहां देखोगे ना कि आप घुस ही जाओगे मकई का रोटी खाने के लिए, और फिर उसी तरह मेरे तरह 300-500 दे करके और निकलोगे मकई का रोटी खा करके। फिर बाद में एहसास हुआ कि अच्छा, ये तो वही मकई है जो हम खाते थे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बातें और लिखो लिखो एक बार। छत्तीसगढ़ मैदान, यह कटोरा नुमा द्रोणी है, यह एक कटोरा नुमा द्रोणी है। कैसा द्रोणी है भाई? जी हाँ, कटोरा नुमा द्रोणी है, द्रोणी है, जी हाँ, यह कटोरा नुमा द्रोणी है। दिस इज ए बावल शेप बेसिन, बावल शेप, हाँ कटोरा वाला, बॉल, बॉल शेप बेसिन, बॉल शेप्ड बेसिन। सुनो, यहां चतुर्दिक पहाड़ी से, यहां चतुर्दिक पहाड़ी से नदियां केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। यहां चतुर्दिक पहाड़ी से रिवर्स इंटर द सेंटर फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स, रिवर इंटर द सेंटर फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स। यहां चतुर्दिक दिशा से नदियां, यहां चतुर्दिक, चतुर्दिक नहीं समझते, चारों दिशा से, कोई बात नहीं, चतुर्दिक पहाड़ियों से नदियां, दोनों बात वही रहता, नदियां केंद्र की ओर प्रवेश करती है। एक कटोरा में क्या होगा रे भाई? एक कटोरा है, इनमें क्या होगा? चारों तरफ हिल्स है, कटोरा तय है कि ये एक खड्डनुमा संरचना होगा, और चारों तरफ से नदियां इसमें निकल करके ऐसे ऐसे प्रवेश कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? नदियां प्रवेश कर रही होगी ना, वही बातें आपको करा दी गई है, प्रवेश करती है। यहां मुख्य चट्टान कुडप्पा श्रेणी के हैं। किस श्रेणी के? जी हां, कुडप्पा श्रेणी के। मेन रॉक्स इच कुडप्पन टाइप्स, कुडप्पन श्रेणी के हैं। कुडप्पन, कुडप्पा कल पढ़ाए थे, कुडप्पा याद है ना? क्या है सही क्रम चट्टान का भारत में? आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यान और गोंडवाना। कुडप्पा, विंध्यान और गोंडवाना, यही सही क्रम है ना? तो यहाँ की चट्टानें भी कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। एक लाइन लिखना, कोरवा के पास कोयला का विशाल भंडार है। कोल लार्ज स्टोर नियर कोरबा, कोरबा, कोरबा के पास कोयला का विशाल भंडार है। कोरबा के पास कोयला का विशाल भंडार है, विशाल भंडार है। हाँ पढ़ा रहा हूं, बस्तर के बारे में कैसे नहीं पढ़ाऊंगा।
लिखिए, इसके पूरब में गढ़जात पहाड़ी, गढ़जात हिल्स, ईस्ट साइड गढ़जात, गढ़जात, यहाँ गढ़जात हिल्स, पूरब में गढ़जात पहाड़ी, दक्षिण में दंडकारण्य, साउथ साइड इज दंडकारण्य, एंड और पश्चिम में मैकाल हिल्स, मैकाल हिल्स, पश्चिम में मैकाल हिल्स। इसे चावल का कटोरा कहते हैं, पर आप चेंज करके लिख लेना, इसे चावल का कटोरा कहते हैं। बॉल्स ऑफ राइस, इट कॉल्ड बॉल्स ऑफ राइस, इसे चावल का कटोरा कहते हैं। कौन सी उपनाम दी गई है? चावल का कटोरा कहते हैं। जहां 5000 से भी ज्यादा चावल के वैरायटी मिलते हैं, यहां 5000 से ज्यादा चावल के वैरायटी मिलते हैं, यहां 5000 से ज्यादा चावल के वैरायटी मिलते हैं, यहां 5000 से ज्यादा राइस वैरायटी मिलते हैं, चावल के वैरायटी मिलते हैं। जस्ट उसी के नीचे आना, एक दिख रहा होगा दंडकारण्य प्लेटू, दंडकारण्य प्लेटू, दंडकारण्य पठार। ठीक है, केवल फिजिकल फिजिकल पढ़ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आप इसमें पॉलिटिकल ज्यादा एस्पेक्ट नहीं करोगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, सब लोग ठीक हो। दंडकारण्य पठार, अभी हमने सब कुछ एटलस में आपको दिखाया है। दंडकारण्य पठार प्लेटू का शेप कैसा है? अर्धचंद्राकार शेप में है। दंडकारण्य प्लेटू का शेप क्या है? अर्धचंद्र की तरह निर्मित क्षेत्र है। इसका उच्चतम शिखर, लिख लो, खत्म करना है तो अब लिखो, आज ज्यादा लिखो। यह अर्धचंद्र की तरह निर्मित है, अर्धचंद्र की तरह, फॉर्म लाइक ए, क्या बोलते हैं उसको, क्रिसेंट, हाँ क्रिसेंट बोलते हैं, हाँ, फॉर्म लाइक द क्रिसेंट, अर्धचंद्र की तरह, क्रिसेंट, क्रिसेंट, यह फॉर्म लाइक द क्रिसेंट, यह अर्धचंद्र की तरह निर्मित क्षेत्र है। इसका उच्चतम शिखर, हाईएस्ट पीक, इसका उच्चतम शिखर, हाईएस्ट पीक कौन सा है? इज बेलाडीला, बेलाडीला है। इसका उच्चतम शिखर, हाईएस्ट पीक इज बेलाडीला, बेलाडीला नाम सुने हो? जो लौह अयस्क का भंडार है, जो लौह अयस्क का भंडार है, जो लौह अयस्क का भंडार है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जो लौह अयस्क का भंडार है, जो लौह अयस्क का भंडार है। एक शब्द और लिखो उसी में, यह गोंड और खोंड जनजातियों का क्षेत्र है। यहां ट्राइबल्स पाए जाते हैं। कौन से ट्राइबल्स है? गोंड एंड खोंड, दोनों के बारे में पढ़ाएंगे आगे, बड़ी विशेष है, ऐसे आप लोग पढ़ के रखना। गोंड और खोंड, गोंड और खोंड ट्राइबल्स पाए जाते हैं, गोंड और खोंड ट्राइबल्स पाए जाते हैं। नक्सलाइट या नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलाइट रीजन से, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलाइट रीजन है। देखा एक बार, पूर्व मुख्यमंत्री को घेर के मार दिया। आज भी सबसे ज्यादा नक्सलाइट कहां? छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में यही दंडकारण्य, देखा है ना, हमारी अधूरी कहानी, वही टाइप का शूटिंग हुआ है। हाँ यस सर।
देखा है ना? चलो बहुत अच्छी बात है, जो देखा है वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में पहला और अंतिम बार अच्छा मूवी वही बनाया है कि नहीं है? उससे पहले उसके बाद भी, हाँ जो भी है, जो भी है, मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन हमें ऐसे बैठने के क्रम में कहीं बाहर जयपुर वगैरह में थे, तो बस वाले ने दिखा दिया, जैसे बस में मूवी वूवी चलता था ना, तो बस ने उस मूवी को दिखा दिया, ऐसे नाम याद आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। खोंडा और गोंड जनजाति पाए जाते हैं। और क्या पढ़ लिया जाए इन क्षेत्रों में? आए, कौन वाला? हाँ, जो बस्तर का जो क्षेत्र है वो इसी में आएगा, दंडकारण्य पठार में ही आएगा मेरे भाई। ठीक है, हाँ हाँ, टीन का एकलौता है, उसको मैपिंग वाला में कराएंगे ना सबको। जहाँ एक तब अभी तो हमने कहीं नहीं पढ़ाया आपको कि कहाँ कहाँ से क्या मिल रहा है, कुछ पढ़ाया नहीं, बस फिजियोग्राफी पढ़ा के निकाल दिए, तो फिजियोग्राफी में ही इतना समय लग गया। हाँ हाँ, वो बेल्ट है ना, तो इसलिए लिखा दिए, वो पूरा बेल्ट बना हुआ है। आगे लिखना अरावली। नेक्स्ट, अरावली। अरावली नहीं ना पढ़ाए हैं अरावली? अरावली नहीं ना पढ़ाए हैं? चलो अरावली। अरावली, 2 मिनट में इसको भी, अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत, अरावली हिल्स। सुनियो, ये तो इसका विस्तार है, किधर भी इसका विस्तार है इसका? नॉर्थ टू साउथ। विस्तार किधर है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ विस्तार है, नॉर्थ टू साउथ विस्तार है। इसका लेंथ कितना है, लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर। लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर। कितने क्षेत्रों में फैला है ये? 800 किलोमीटर में। कहां से कहां तक रे भाई? तो गुजरात में, कहां से कहां तक फैला है ये? गुजरात में पालमपुर से, गुजरात में पालमपुर से, गुजरात में पालमपुर से, बोल दो यहीं पर, गुजरात में पालमपुर से कहां तक? पोतवार बेसिन। कहां तक है ये? पोतवार बेसिन तक है भाई, पोतवार बेसिन। ये पोतवार बेसिन कहां? यहाँ हरियाणा में। बहुत अच्छे मेरे भाई, पुतवार बेसिन हरियाणा में, और इसी को बोलते हैं दिल्ली अंबाला रिज। दिल्ली अंबाला कटक। विश्व की सबसे प्राचीनतम, सुनो भी, विश्व की सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल से उदाहरण है, वर्ल्ड का एंशियंट ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। दूसरी चीज कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सा है? इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। लिख लो, 2-3 लाइन में लिखो, खत्म करो। यह पुरातन वलित पर्वत है, लिखो, यह पुरातन वलित पर्वत है। दिस इज एन एंशियंट फोल्डेड माउंटेन इसकी उत्तरी सीमा, इसकी उत्तरी सीमा घग्गर नदी, घग्गर नदी, घग्गर रिवर, कौमा, घग्गर नदी, कौमा, पोतवार बेसिन, पोतवार बेसिन तक है, पोतवार बेसिन तक है, जिसे दिल्ली अंबाला कटक भी कहा जाता है, दिल्ली अंबाला कटक भी कहा जाता है। किसी के लिए नया नाम नहीं है दिल्ली अंबाला कटक, बहुत पोस्टमार्टम हुआ है इसका भी। जिसे इसकी उत्तरी सीमा घग्गर नदी, घग्गर नदी अर्थात पोतवाड़ बेसिन, जिसे जिसे दिल्ली अंबाला कटक कहा जाता है, दिल्ली अंबाला कटक कहा जाता है, तक फैला है, तक है। दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा हाँ, दक्षिणी सीमा किसे बना हुआ है भाई? गुजरात पालमपुर। दक्षिणी सीमा कहाँ है? गुजरात पालमपुर। साउदर्न पॉइंट इज पालमपुर इन गुजरात, पालमपुर इन गुजरात, पालमपुर गुजरात है, पालमपुर गुजरात है।
उच्चतम शिखर, हाईएस्ट पीक कौन सा? गुरु शिखर। हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर। हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर। उच्चतम सीमा कौन सा है? गुरु शिखर है। नॉर्दर्न पॉइंट 3 को नाम लिखवाए हैं उसमें, पोतवार बेसिन, घग्गर नदी, या दिल्ली अंबाला रिज। 3 नाम लिखे हो कि नहीं? अब वही तो है आपका। जो दिल्ली में रायसीना हिल्स है ना, रायसीना हिल्स नाम सुने हो? भारत की सबसे बड़ा प्रशासनिक आवासीय भवन, राष्ट्रपति भवन, 300 कमरों का सुसज्जित बिल्डिंग इसी रायसीना हिल्स पर अवस्थित है। ठीक है, जिसे लुटियंस ने डिजाइन किया था, है कि नहीं? जबरदस्त है। हर साल 15 अगस्त एंड 26 जन को वहां विजिट करने का, घूमने का पूरा छूट होता है। आप राष्ट्रपति भवन को घूम सकते हो 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को। ना ना, वो दिन छूट रहता है। हाँ, वहां ना उसके बाद से खोल दिया जाता है राष्ट्रपति भवन, कि कोई भी आकर के उधर घूम लेगा। हाँ कहाँ घर होता है? घर बतावा अपन के ने? जादव जी ना हुआ तब ऐसा सोच के आ गई। हाँ, तो ऐसा सोच अक्सर यादव जी लोगों को आता है जी बिहार में। सुनो, कोई बात नहीं है, ठीक है मेरे बाबू। देखो, वो प्रोटोकॉल है वहाँ, प्रोटोकॉल है। और वहाँ जाने के लिए अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखोगे तो प्रधानमंत्री को भी अनुमति लेना पड़ता है। डायरेक्ट अनुमति, बिना अनुमति के तो भी नहीं जा सकते हैं। भले ही उनको अनुमति बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपको भी मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप थोड़ा अपने जीवन में एक बार मेहनत कर दीजिए। क्यों उस सांसद के लेटर पैड पर आप चले गए हैं, शिफ्ट हुए हैं मेरे भाई? आपकी अभी जवानी अभी अभी तो आ ही रही है, मोच अभी अभी आ रहे हैं, अभी तो उम्र ही है इसमें मेहनत करने वाला, है कि नहीं है? सुनो, कसम खा लो कि राष्ट्रपति भवन में पहुंचना है 2025 में आपकी एंट्री हो जाएगी। 25 में घुस जाइएगा, कोई चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। आप बीपीएससी टॉप कर जाओ, यूपीएससी टॉप कर जाओ, यूपीएससी साल पास कर जाओ, भरो फॉर्म को, दिन रात एक करो, भरो फॉर्म। हर साल जो भी यूपीएससी के सफल होते लोग हैं, राष्ट्रपति महोदया महोदय जो भी होते हैं, राष्ट्रपति भवन में बुला करके उन्हें डिनर आयोजित किया जाता है, अपने साथ खाना खिलाते हैं। भाई, भारत के प्रशासनिक अधिकारी को क्या समझते हो आप? पटेल जी ने इसे इस पार्टी ढांचा करार दे दिया। ये सर स्टील फ्रेम है इंडिया के। तो वहां जाओ ना, महोदय करके मिलेंगे। अगर अच्छा वक्ता हो, अच्छे कंटेंट जो है लिखते हो, तो पता चलेगा तुम ही को रख दिया गया कि लिखो भाषण तुम ही। कितने ये ताउक के साथ कितने आईएएस लगे हुए हैं लिखने के लिए, आप समझ रहे हो? 10-12 लगे हुए हैं कि सर जा रहे हो वैशाली, ये शब्द मारना गजब सूट करेगा सर। और ताऊ एकदम पढ़ रहे हो उसको कि क्या क्या लिख करके दिया है कि नहीं है? तो वहां वहां पहुंचना है। अब पहुंचना है राष्ट्रपति भवन ना, एकदम वादा रहा, पक्का। हाँ, कल से फोकस करेंगे हम इस पर कि आपके रास्ते क्या है। हाँ हाँ, हंसना नहीं है भाई। जिस पर आप हंसे, पता चला वो बहुत ऊपर उठ गया, और हंसने वाले अभी भी हंस रहे, तालियां बजा रहे, क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं हंसना है। कभी भी किसी के भी गलतियों पर मत हंसिए, क्योंकि कभी कभी गलतियां इंसान को वहां पहुंचा देती है ना, जहां आप कल्पना भी नहीं किए हो। और जी हाँ, हाँ हाँ, वही प्रेसिडेंट हाउस में ही मुगल गार्डन है। हाँ, निश्चित रूप से खुलता है, 15 दिन के लिए अप्रॉक्स खुलता है वो। ठीक है, निश्चित रूप से हम लोग बहुत एक समय बीता है ना दिल्ली में, तो देखते रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ा। क्या कर रही है?
ऐसे नहीं करते हैं। चलो ठीक है, अरावली पढ़ रहे थे, अरावली पढ़ो। इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है भाई? हाँ, गुरु शिखर है। बना कैसे है? पुरातन चूना पठार, लाइम स्टोन है। यहां पर क्या मिलेगा? लाइम स्टोन है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर, लाइम स्टोन एंड ग्रेनाइटिक नीस, ग्रेनाइटिक नीस, ग्रेनाइटिक नीस से फॉर्म हुआ है, ग्रेनाइटिक नीस से फॉर्म हुआ है। फटाफट चलो, मालवा प्लेटू भी लिख लेते हैं 2 मिनट में। मालवा का पठार, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू। कल इसको समाप्त करके और नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। जिन लोगों का ये शुरू से छूटा था उनसे निवेदन है कि अब गलती मत करिएगा कि फिर आपका कोई चैप्टर शुरू से छूटे, इसलिए कल आप ससमय पहुंच जाएंगे कि जो भी शुरू हो वो समय से शुरू हो। चलो, मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू। एक लाइन में लिखिए, दक्षिण में विंध्य, साउथ साइड विंध्य, ईस्ट में बुंदेलखंड, विंध्यन, विंध्यन, इन ईस्ट बुंदेलखंड एंड वेस्ट साइड अरावली, अरावली, अरावली। लिखो, दक्कन ट्रैप के कारण, दक्कन ट्रैप के कारण यहां भी काली मृदा का, काली मृदा का निर्माण हुआ है। ड्यू टू दक्कन प्लेटू, ड्यू टू दक्कन प्लेटू फॉर्म ब्लैक सॉइल। हाँ, काली मृदा का निर्माण हुआ है, फॉर्म ब्लैक सॉइल, काली मृदा का निर्माण हुआ है। यहां चैलेंजेस क्या है? मालवा पठार में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक्सट्रीम एनिमल हस्बेंड्री, यानी अति पशुचारण की समस्या है। यहां चैलेंज क्या है मालवा पठार की? अति पशुचारण की समस्या है। एक्सट्रीम एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री होता है, ठीक है, ठीक है, अति पशुचारण की समस्या है। दूसरा चैलेंज है अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर, अवैज्ञानिक कृषि। दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्या है? अवैज्ञानिक कृषि, अवैज्ञानिक कृषि, अवैज्ञानिक कृषि। सेकंड लिखना है बुंदेलखंड, आगे लिखना है बुंदेलखंड को। बढ़ा ले, आज बहुत टॉपिक पढ़ा दिए ना, ठीक है, ऐसा ही पढ़ाई होगा। अब एक टॉपिक पकड़ के रोते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को किस नाम से जानते हैं? शुष्क प्रदेश। लिखो, इसे शुष्क प्रदेश कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ड्राई कंट्री, इट्स कॉल्ड ड्राई कंट्री। इसे शुष्क प्रदेश कहते हैं। कंट्री, कंट्री, ड्राई स्टेट या ड्राई कंट्री कहते हैं। शुष्क देश, शुष्क देश, बस उपमा दिया गया है, उसे उपमा दिया गया है, ठीक है। लिखेगा क्योंकि, क्योंकि बिकॉज यहां चट्टाने पारगम्य होती है, परमिएबल, रॉक्स आर परमिएबल। चट्टाने पारगम्य होती है, पारगम्य होती है। तो जैसे ही चट्टाने पारगम्य हो, इसका इफेक्ट क्या होगा? तुम लोग बताओ कि अगर ये चट्टाने
पारगम्य हो, कि किसी चीज जल को डालो वो नीचे चले जाए, तो प्रभाव क्या होगा सर? भौम जल अनुपस्थित होगा, अब्सेंट होगा, भौम जल का अभाव होगा। देखो बुंदेलखंड में हर साल चापाकल सूख जा रहा है मई में, जून में। कभी नहीं सुना है क्या पेपर ऊपर में आपने? टैंकर से पानियां पहुंचाई जा रही है, रेलगाड़ी से पानी पहुंचाया जा रहा है। पिछले बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने यहां से 2-4 ट्रेन पानी भेजा था बुंदेलखंड के लोगों को, और कहा जोगी जी हम आपको पानी पिला रहे हैं, ऐसी वाली बात थी। तो कारण क्या है? तो वहां की जो रॉक्स है वह रॉक्स ही परमिएबल्स है, और इस कारण से वहां भौम जल अनुपस्थित होता जा रहा है। ठीक है, लिखो भौम जल अनुपस्थित होता जा रहा है, भौम जल अनुपस्थित होता जा रहा है। इसे निस चट्टानों का देश कहा जाता है। इट्स कॉल्ड द कंट्री ऑफ नीस रॉक। इसे नीस चट्टानों का देश कहा जाता है। इसे नीस चट्टानों का देश कहा जाता है। इट इज द कंट्री ऑफ नीस रॉक। नीस चट्टानों का देश कहा जाता है। उसी बुंदेलखंड में देखना निचले हिस्से में किम्बरले चट्टान मिलता है, और उसी किम्बरले चट्टान से हीरा प्राप्त किया जाता है। तो जो जितना शुष्क है, अगर बरस गया तो समझ रहे हो ना, माला माल कर देता है, माला माल कर देता है। लिखिए पराग आप चेंज करके लिखिए, एक लाइन लिखिए, फटाफट लिखो कि यही अवस्थित किम्बरले रॉक्स से हीरा प्राप्त होता है। हीरा प्राप्त करते हैं, डायमंड रिसीव्ड इन किम्बरले रॉक्स इन पन्ना, बुंदेलखंड। ठीक है, इन बुंदेलखंड, सही है ना, इन बुंदेलखंड में। और यहां कृषि किसका होगा मेरे भाई? हाँ देखो, यहां पर तिलहन का और दलहन का खेती बहुत ठीक ठाक करते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में वो केन बेतवा लिंक परियोजना, इन्हीं क्षेत्रों को जो है सिंचित करने के लिए सरकार की एक प्रयास है कि बुंदेलखंड को कैसे बचाया जाए, और इसी के लिए केन और बेतवा इंटरलिंक किया गया है। बुंदेलखंड में जल पहुंचाने के लिए ही केन और बेतवा को लिंक किया जा रहा है। आपको कहा जाएगा कि सर बुंदेलखंड और जो है बुंदेलखंड को संरक्षण हेतु सरकार कौन सी प्रयास करी है? कह देना केन और बेतवा का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट, ये घड़ियाल अभ्यारण्य वहीं पर पाए जाते हैं, केन बेतवा में। घड़ियाल देखा है ना, तो घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। दोनों बात लिख लो कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, और घड़ियाल अभ्यारण्य भी वहीं पर है, घड़ियाल अभ्यारण्य भी यहीं पर है। घर से कल पढ़ के आइएगा, लिख लीजिए, थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, घर से पढ़ के आइएगा, पक्का पढ़ के आइएगा। मैं सबसे पूछूंगा, घर से पढ़ के आना है। ऑनलाइन वाले सबको भी घर से पढ़ के रखना है, ठीक है। और फिर ज्योग्राफी में हवा बह जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये तो मेरा गारंटी है। ये गारंटी और दावा दोनों है कि आपको 100% क्वेश्चन मेरे कॉपी से मिलेंगे, ठीक है। ये सिर्फ बकैती नहीं, हकीकत है। इसलिए हकीकत है कि अभी हमने एक चैप्टर पढ़ाया है, और पूरे बीपीएससी और यूपीएससी का आज तक का क्वेश्चन खंगाल लो कि एक चैप्टर का क्वेश्चन इससे बाहर गया हो तो नहीं जाएगा, ठीक है। सुनिए, पढ़ के आना है बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड को, लिखिए कॉपी में, बघेलखंड को पढ़ के आना है, बघेलखंड को पढ़ के आना है, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट को पढ़ के आना है, पूर्वी घाट को पढ़ के आना है, पूर्वी घाट को। कम से कम आप इतनी चीजों को तो पक्का ही पढ़ के कल पुनः अपने समयानुसार 2:55 में हाजिर रहिए सब लोग, ठीक है।